हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर। और आज हम हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, नेशनलिज्म बलिदान की भावना, देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति प्यार, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं। अब सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म है वो शुरू होता है एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू की एक 4 सीरीज पेंटिंग से, जिसका टाइटल जो होता है वो क्या देता है, द डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। अब इसके अंदर इसने एक पेंटिंग बनाई जिसके अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इसने चित्र बनाया। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपकी पता ही है आपको, अमेरिका का एक पिक्चर है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एनलाइटन टॉर्च है जो किसको दिखा रही है, डेवलपमेंट, ग्रोथ को, न्यू होप को। और एक हाथ में इसके क्या है, चार्टर है। चार्टर का मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स, उसी प्रकार से चार्टर के अंदर रूल्स है। इसके सामने से एक लंबी चेन के रूप में अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो अपना अपना झंडा लिए हुए जा रहे हैं। यानी 2 प्रकार से सिस्टम होता है, एक होता है आपका मॉडर्न स्टेट, एक होता है आपका नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है ए सेंट्रलाइज्ड रूलिंग सिस्टम दैट कंट्रोल ओवर ए स्पेसिफाइड टेरिटरी। और नेशन स्टेट का मतलब होता है वेयर एवर नॉट ओनली द रूलर बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स कम टू फॉर शेयरिंग कल्चर, हिस्ट्री, और वहाँ पर रूलिंग सिस्टम में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेशन स्टेट के लिए ये सब लोग यहाँ से इस चेन के सामने से जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, पेंटिंग जो फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा जो बनाई जा रही है वो कब बनाई जा रही है, 1848 के अंदर। इसका जो विजन है वो क्या है, ए डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ऊपर से पिक्चर के अंदर कि ऊपर से सेंट, एंजल्स, क्राइस्ट वगैरह जो है, जीसस जैसे भगवान का जो दिया गया है, इनको भी इसने पिक्चराइज किया है। ये क्या शो कर रहे हैं, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं कि सब लोग प्यार से और स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ है। यानी आप मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इट मींस यहां पर ये सिंबलाइज किसको कर रहे हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन का कारण ये है फ्रेटर्निटी। ध्यान रखिएगा, इस आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर 1848 सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, और ऊपर से जो सेंट और ये है, ये किसको शो कर रहे हैं, आपके फ्रेटर्निटी को। क्लियर हो गया सबके। अब देखिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नेशनलिज्म का जो फेज है वो कहाँ से शुरू होता है, आपका फ्रांस से शुरू होता है। कब होता है, 1789 के अंदर। अब फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज हैं और जो लिबरलिस्ट हैं वो लोगों को एकमत होने के लिए, सामूहिक रूप से एक मंच पर आने के लिए, फ्रांस को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1 नेशन 1 लैंग्वेज फ्रेंच, 1 फ्लैग मीन्स अलग अलग जो रियासतें हैं उनके झंडों को छोड़कर आप एक नेशनल फ्लैग को मानिए। तो ट्राई कलर को इन्होंने माना। तो देखिए थोड़ा सा इसको आपको बता देते हैं। एक फ्रांस है और एक जर्मनी, इन दोनों को स्पेसिफाई किया गया है। तो जैसे अपनी एक बुक आती है आरबीडी की बुक आती है, तो आप यही सब लिख देंगे आरबी और आरबी। अब एक शब्द आपको देखना है, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट नीचे गोल्ड। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने से सबसे पहला जो देश झंडा लेके है वो कौन है, फ्रांस। दूसरा जर्मनी, व्हाइट गोल्ड, कलर क्या हो गए, रेड ब्लैक व्हाइट, रेड ब्लैक गोल्डन, इसको अपन सुनहरा कलर कह सकते हैं। तो ये आपका फ्रेडरिक सोरियू से आपका था। इसके अलावा 1 नेशन 1 फ्लैग 1 लैंग्वेज जो कि फ्रेंच आ गई। इसके अलावा ली सितोयन द फादरलैंड, ला पार्टी द फादरलैंड, ली सितोयन नागरिक। यानी एक तरीके से आप देखें कि नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए एक देश है, विरासत है, लोग एक जगह पर यूनिफॉर्म लो, वेट एंड मेजरमेंट, सब कुछ चीज़ों में आप यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं। कुल मिलाकर ये है अलग अलग रियासतों को एक बनाकर एक देश बनाने के लिए फ्रांसीसी जो रिवोल्यूशनरी उन्होंने काम किया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। फ्रांस का आधिपत्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फ्रांस के अंदर उस टाइम पर एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, वो चारों तरफ अपना शासन बढ़ा रहा है। तो अलग अलग जगह पर इसने अपना राज कायम किया। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक कर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये फ्रांस है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, पोलैंड, इधर आपका ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ये आपका स्पेन में एक डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा, स्पेन की डायनेस्टी का नाम है बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी का रूल कहां पर था, इस बर्बन डायनेस्टी का रूल फ्रांस पर है। स्पेन पर तो है ही है, फ्रांस पर है, इटली के ऊपर है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया की जो डायनेस्टी उसका क्या नाम है, हैब्सबर्ग डायनेस्टी का ऑस्ट्रिया में अधिकार है। इसका रूल हंगरी पर चल रहा है और प्लस इसका रूल नॉर्थ इटली के ऊपर भी चल रहा है, इस वाले पार्ट के ऊपर, नॉर्थ इटली के ऊपर। आपके थोड़ा समझ में आया होगा। अब जैसे ही नेपोलियन भाई साहब जो है इनका पावर चलता है तो ये सब बर्बन डायनेस्टी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, इन सब के रूल खत्म। चारों तरफ किसका रूल काम हो गया, नेपोलियन का। तो नेपोलियन का उस टाइम पर एक तरीके से आतंक चला था। थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में बता देता हूं। 1769 के अंदर नेपोलियन का जन्म होता है और नेपोलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नेपोलियन के द्वारा इन जगहों पर
हालांकि फ्रांस के अंदर भी डेमोक्रेसी को इसने कुचल दिया था, लेकिन आसपास के जो भी इलाके उनको भी कुचल दिया था। जाहिर सी बात है कि नाराज होंगे, लेकिन नेपोलियन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत बड़े काम किए गए, जैसे एक समान मेजरमेंट, नाप वेइंग स्केल, जो नाप तोल उसको एक साथ करना, बर्थ प्रिविलेज, जन्मसिद्ध अधिकारों को उसने खत्म कर दिया, बर्थ प्रिविलेज को इसने खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को ये लेके आया। इसके बाद इसने सेल्फ डोम को खत्म कर दिया, यानी दास प्रथा को बिल्कुल खत्म, मैन्योरियल ड्यूज, जागीरदारी प्रथा को खत्म। इसने जो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर एक ही रियासत के अंदर जाने पर या फिर अलग अलग रियासतों में जाने पर, जैसे मान लीजिए फ्रांस है तो फ्रांस के अंदर अलग अलग रियासतें होंगी, तो फ्रांस के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर कितने सारे कर लगते हैं, तो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस को इसने खत्म कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने के कारण से क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो क्या आएगा, कर ज्यादा आएगा, तो जो रॉयल ट्रेजरी वो बढ़ेगी। तो नेपोलियन बड़ी आगे की सोचता था, व्यापारी भी खुश और इनका जो रॉयल ट्रेजरी वो भी जरा भर रही थी। तो नेपोलियन के द्वारा ऐसे काफी सारे काम किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जिनको ही हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड 1804। आपके आरबीएससी के बच्चों के लिए बता दूं, पिछली बार ये प्रश्न आपका आया था, तो इस बार जो संभावना थी उसकी थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, छोटा शॉर्ट के अंदर 1 नंबर 2 नंबर पूछ सकता है। तो 1804 का डेट आपको ध्यान रखना है, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, इसका सिविल कोड भी कहते हैं। सिविल कोड मतलब नागरिक संहिता। तो नेपोलियन के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट आर नोन एज नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न आता है वो आता है वियना ट्रीटी। देखिए हमने डेट लिखी क्या, नेपोलियन का 1804, ये यहां से इसका शासन का उद्भव शुरू हो रहा है। 1813 के अंदर, 1813 में नेपोलियन जो है एक लड़ाई लड़ता है। कहां की लड़ाई लड़ता है, LEIPZIG, लिप्जिग, बैटल ऑफ लिप्जिग, और इसमें हार जाता है। जैसे अपन लोकल के अंदर कई बार गांव में बोलते हैं कि बापड़े क्या लड़ेंगे, तो ये सारे के सारे जो देश वाले हैं, जो नेशंस हैं, वो इसके सामने सारे बापड़े थे। तो मिल गया सारा बापड़ा और नेपोलियन जी तड़े आपड़ा। ऐसे याद करना आपको, मिल गया सारा बापड़ा और नेपोलियन जी तड़े आपड़ा। बापड़ा का मतलब ब्रिटेन, बापड़ा, पी का मतलब प्रसिया, आर का मतलब रसिया और ए का मतलब ऑस्ट्रिया। देखिए ब्रिटेन आपका इस जगह पर है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम तो नहीं था उस टाइम पर, लेकिन ये आपका ब्रिटेन आ गया। प्रसिया जो पार्ट है वो किसका है, जर्मनी का एक बड़ा सा राज्य जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री में ताकतवर था। तो रसिया आपको पता ही, रसिया ये रहा, रसिया इधर रसिया है, और ऑस्ट्रिया ये आपका ऑस्ट्रिया। इन सब बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। कब हराया, इन द बैटल ऑफ लिप्जिग। लिप्जिग कहां पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। यानी नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग इन द ईयर 1813। तो इसका मतलब दिस वाज द फॉल ऑफ नेपोलियन। और इसके बाद अब देखिएगा, इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद जब नेपोलियन हार गया है तो क्या होगा, आप सोचिए। नेपोलियन ने किन से कुछ छीना था, बर्बन डायनेस्टी से उसका अधिकार छीना, जो राजतंत्र था। हैब्सबर्ग को हटाया इसने, तो जिन जिन लोगों को इसने हटाया वो वापस वहां पर आएंगे। तो एक ट्रीटी हुई, क्योंकि जैसे हमने कहा बापड़ा, ऐसे तो सब लौटेंगे कि मुझे ये चाहिए, मैं ये लूंगा। तो इन सब लोगों ने एक ट्रीटी करी। इस ट्रीटी को कहते हैं वियना ट्रीटी। और ये वियना ट्रीटी कब हुई थी, 1815 के अंदर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वियना ट्रीटी टुक प्लेस इन द ईयर 1815, पहली बात। नंबर 2, वियना को जो ट्रीटी है, वियना जो कांग्रेस है, इसको होस्ट किसने किया था, तो इसको होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने। ड्यूक मेटरनिक, हु वाज ड्यूक मेटरनिक? ड्यूक मेटरनिक वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर। यानी कौन था ये भाई साहब, ऑस्ट्रियन चांसलर। यानी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा ये जो वियना ट्रीटी हुई, इसको होस्ट किया गया था। वो किस किस के मध्य हुई थी, ब्रिटेन, प्रसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया। तो अब आपसे अगला सवाल ये है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वियना ट्रीटी? टू अनडू द चेंजेस व्हिच वर brought in Europe during the time of the Napoleonic invasion और Napoleonic war। नेपोलियन के टाइम पर जो चेंज हुए थे उन सबको अंडू करना है, खत्म कर देना। तो खत्म क्या करेंगे, बर्बन डायनेस्टी को उसने हटा दिया था, इसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया। जो इसके क्षेत्र थे उसको वापस दे दिए गए। हैब्सबर्ग डायनेस्टी इसको हटाया, इसको वापस से ऑस्ट्रिया, हंगरी और नॉर्थ का जो इटली है वो दे दिया गया। इसी के साथ में वियना ट्रीटी का ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप इसको स्लो मोशन में करके देखिए या फिर बार बार देखिए, जैसे आपको उचित लगता है वैसे देख लीजिएगा। तो देखिए मैप के थ्रू समझिए, वियना ट्रीटी का ऑब्जेक्ट क्या था, रीइंस्टॉल्ड ऑफ द हैब्सबर्ग डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी, इसके साथ
पोलैंड, पार्ट ऑफ पोलैंड वो वाज गिवन टू रसिया, रसिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया। इसके साथ में जो पर्सिया है, पर्सिया को वेस्टर्न पार्ट दिया गया, पर्सिया का वेस्टर्न पार्ट इसका और बढ़ाया गया, ठीक है। इसी के साथ में इसको एक सैक्सोनी का पार्ट भी दिया गया। किसका पार्ट दिया गया? सैक्सोनी। पर्सिया को सैक्सोनी का पार्ट भी दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में और क्या था, फ्रांस को इन्होंने इसका बॉर्डर सीज कर दिया। उन्होंने बॉर्डर सीज करने का कारण यह है ताकि वो भविष्य में इस प्रकार का इन्वेशन नहीं कर पाए। तो बॉर्डर पे कौन कौन को बिठा दिया? देखिए नॉर्थ साइड में द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इन द नॉर्थ। सदर्न पार्ट के अंदर जैसे जिनोवा, ये देखिए इटली के अंदर, इटली का तीसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको कहते हैं जिनोवा। ध्यान रखना ये भी हमारे काम का भी आएगा, एक थोड़ा सा छोटा सा काम आएगा इसका, जिनोवा, ठीक है। जिनोवा, तो जो पीडमोंट है इसमें जिनोवा का ऐड कर दिया तो दक्षिण से भी सीज हो गया। इसके अलावा ऊपर नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स इसको बना दिया इन्होंने। इधर आपके जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी आई गई है, इधर पर्सी आई गया है, इधर ये बॉर्बन डायनेस्टी आई गई है। तो एक तरीके से इसको सीज कर दिया ताकि भविष्य में ये नहीं आगे फैल पाए, अपना इन्वेशन नहीं कर पाए। तो वीना ट्रीटी के ये कुछ कुछ मुख्य उद्देश्य थे। तो मैप के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है भाई। वीना ट्रीटी में पोलैंड का पार्ट रशिया को मिल गया, पोलैंड तो नाराज है ना। इटली का नॉर्दर्न पार्ट किसको दे दिया? हैब्सबर्ग डायनेस्टी जो ऑस्ट्रिया की है। इटली तो नाराज हो गया ना। बर्बन डायनेस्टी को वापस से आपने रीस्टोर करके, यानी कुछ फ्रांस के ऊपर और इधर इटली के अंदर का जैसे परमा है, मोडेना है, ये पार्ट इसको दे दिया, और नीचे 2 सिसिलीज है, ये इसका पार्ट दे दिया, ये भी नाराज है। तो वीना ट्रीटी के बाद में एक नया दौर शुरू होता है लिबरलिज्म का। तो देखिए आपको लिबरलिज्म के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो लिबर, लिबरलिज्म का लिबर जो वर्ड है वो कौन से रूट से है? लेटिन वर्ड से, लेटिन भाषा से। लेटिन भाषा का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीड, फ्रीडम मतलब आजादी, पहली चीज, ठीक है। तो लिबरलिज्म का दौर लिबरलिस्ट के द्वारा शुरू होता है। अब लिबरलिज्म जो है यानी लिबर्टी, आजादी सबके लिए अलग अलग है। तो आजादी सबके लिए अलग अलग कैसे? जैसे पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक एरेना में, पॉलिटिक एरिया में, पॉलिटिक फील्ड के अंदर ये है कि सफरेज, सफरेज, सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल दे, सफरेज बोल दे, या फिर आपका राइट टू वोट बोल दे। बात है कि तो एक तो सफरेज हो, एक फ्रीडम फ्रॉम मोनार्क, ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कियल राइट्स और प्रिविलेज, इससे फ्रीड होना चाहिए, ये है पॉलिटिक्स के अंदर। नंबर 2, जो आपके जो मर्चेंट्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, उनके लिए फ्रीडम क्या है? उनके लिए फ्रीडम क्या है? उनके लिए फ्रीडम ये है कि जो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस उनको उठा दिया जाए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से निर्भीक तरीके से व्यापार कर पाए, ताकि वो फ्लोरिश हो सके। अगर उनको ऐसा हो रहा है तो उनके हिसाब से क्या हो गया? ये लिबरलिज्म हो रहा है। लिबरलिज्म का बेसिकली मतलब क्या था? उदारवाद होना। तो देखिएगा ये वीना ट्रीटी के बाद में होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि इस एरिया में, जर्मनी के एरिया में, हेम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए, इस एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए 11 बार किसी को टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी कितना? 5%। इन सबको खत्म कर दिया गया, ये नेपोलियन ने किया था, और अब इसको कंटिन्यू रखा गया है। इसी प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपके मेजरमेंट भी अलग अलग है, उस मेजरमेंट को भी यूनिफॉर्म किया गया। जैसे मान लीजिए एक ईल, ये पूछ सकता है आपसे, ईल, इट इज ए मेजरमेंट यूनिट फॉर क्लॉथ्स। ईल का मतलब होता है मेजरमेंट यूनिट फॉर क्लॉथ। तो कई जगह पर ये 52.5 सेंटीमीटर है, कई जगह पर 65 है, कई बार 55 है। तो आप एक जगह से वो जो उसका टैक्स लगता है उसमें डिस्टर्बेंस होता है ना। तो यूनिफॉर्म मेजरमेंट एंड वेट। दूसरा, ये आपका जो रिस्ट्रिक्शंस है इसको हटा दिया। तीसरा, जो नेपोलियन ने क्या करा था कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ट्रेड जो वो स्मूथली वर्क कर सके, इसलिए जो टाइप ऑफ करेंसीज हैं उसको 32 यानी 30 प्रकार की करेंसी आप सोच सकते हैं। अगर भारत में 30 प्रकार की करेंसी हो तो केरल से लेकर जम्मू कश्मीर में आप जा रहे हैं तो सोचिए कितनी तकलीफ होगी। हर बार बदलवाओ, समझ रहे हैं बात को? तो 30 से सिर्फ 2 कर दी, तो बताइए इसको आप नहीं मानेंगे? एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। और इस सब के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अब
जो 1834 के अंदर, क्योंकि नेपोलियन का मैंने आपको बताया 1769 में जन्म होता है, 1813 में लिपजिग का युद्ध हारा जाता है और 1815 में आपका वियना ट्रीटी हो जाती है और 1821 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी नेपोलियन का तो काम खत्म। अब यहां पर देखिएगा 1834 के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है, इसका बोलते हैं अपन जॉल्वरिन। जॉल्वरिन वाज ए कस्टम यूनियन। ये कस्टम यूनियन क्या कर रही है, ट्रेड जो है स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पर हो सके, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज की बहुत बढ़िया व्यवस्था। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको इन्होंने हटा दिया। नंबर 3, इन्होंने गिल्ड्स जो है उनकी पाबंदी को भी खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि गिल्ड्स क्या होता है, भाई गिल्ड्स देख लीजिए क्या होता है। गिल्ड्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक शहर है, इसमें ये व्यापारी लोग काम करते हैं, इन सबका एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ए। अब बाहर से मान लीजिए कोई व्यापारी आ रहा है तो ये ए नाम का एसोसिएशन, ये इन सबके आदमी है इसके अंदर, ये इस ग्रुप को आने नहीं देगा अंदर। इसका मतलब बाहरी जो कोई ट्रेडर है वो अंदर आ ही नहीं सकता सिटी में, क्योंकि अंदर आएगा तो कंपटीशन होगा तो इनके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं गिल्ड। अब गिल्ड क्या हुआ, ए ग्रुप ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स। ए ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स क्या करेगी, प्राइस डिटरमाइन कर देगी, कंपटीशन उस पर एक्ट करेगी, सप्लाई कितना करना है वो चीज करेगी, प्रोडक्शन कितना करना है वो चीज। तो गिल्ड का मतलब होता है ए ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स। इस गिल्ड के सिस्टम को भी इस जॉल्वरिन ने क्या कर दिया, खत्म। यानी आराम से दूर दराज के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी खुशखबरी थी कि वो आराम से अपना व्यापार यहां पर चला सकते हैं। तो जॉल्वरिन समझ गए, एक कस्टम ऑफ यूनियन, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1834 विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया। सबसे पहले प्रसिया के इनिशिएटिव पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में 39 जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं, 39 जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं वो भी इस जॉल्वरिन का हिस्सा बन गए हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो जॉल्वरिन एक कस्टम यूनियन है, 1834 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। अब जॉल्वरिन के बाद में हम देखेंगे ओके। अब देखिए आगे जो लिबरलिस्ट की हमने बात की, तो लिबरलिस्ट का हमने देख लिया है, लिबर लैटिन रूट से और इसका फ्रीडम है। अब अलग अलग जगह पर लिबरलिस्ट जो है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 1815 के अंदर एक अलग प्रकार के वापस है, क्योंकि नेपोलियन ने तो आगे सब कुछ स्वाहा कर दिया। 1815 में फिर से कंजर्वेटिव दौर शुरू हुआ। कंजर्वेटिव दौर का मतलब, कंजर्वेटिव कौन होते हैं, रूढ़िवादी, पुराने विचारधारा वाले। वो क्या चाहते हैं, राजशाही तंत्र रहे। वो क्या चाहते हैं, चर्च की चलनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं, उनकी फैमिलीज, उनके वैल्यूज वो रहें। अब जो लिबरलिस्ट है वो कहते हैं कि ठीक है, उन्हीं कंजर्वेटिव में से कुछ को लगता है कि जो नेपोलियन ने जो चेंज किए वो चलने चाहिए, क्योंकि इनके बिना ये कहीं ना कहीं जो आज का अपन मोनार्क चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो अब अलग अलग जगह पर विरोध शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहला विरोध भी कहां से शुरू होता है, फिर से लिबरलिस्ट के द्वारा, फ्रांस से। फ्रांस से शुरू होता है ऐसा। फर्स्ट अपवेल कहां से शुरू होता है, फ्रांस से। किसका, लिबरलिस्ट का। और कब शुरू होता है भैया, 1830 के अंदर। ध्यान रखिएगा 1830 के अंदर। द फर्स्ट हेवल बाय द लिबरलिस्ट स्टार्टेड इन फ्रांस इन द ईयर 1830। अब देखिए क्या होता है इस अपवेल के द्वारा, इसको कहते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन इसके द्वारा। अब जैसे ये फ्रांस रहा, अब आप इसके ऊपर नीदरलैंड्स देख रहे हैं और बेल्जियम देख लें। अब यहां पर इसको अलग से अपन यहां पर देखेंगे। देखो ये आ गया नीदरलैंड्स। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नीदरलैंड के यहां वाला है। आप समझ गए बात को। अब नीदरलैंड में क्या था कि नीदरलैंड का 2 पार्ट था ऐसे। ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, नीदरलैंड है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, बेल्जियम। अब नीदरलैंड का एक हाउस है जिसको बोलते हैं ऑरेंज हाउस। इसके द्वारा ये रूल्ड है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो है प्रोटेस्टेंट, यानी क्रिश्चियनिटी के 2 पार्ट होते हैं, पता ही आपको। तो ऊपर वाले जो किसको मानते हैं, प्रोटेस्टेंट है, और नीचे वाले जो है वो कैथोलिक है। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। अब ये लोग जो है कैथोलिक जो है वो कंजर्वेटिव टाइप है। तो जो ये रूल बनाएंगे
जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वो किसके लिए ज़्यादा बेटर होंगे, किसके फेवर में होंगे, प्रोटेस्टेंट के, कैथोलिक के फेवर में तो नहीं होंगे। तो ये बार बार इसके सामने विरोध करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो 1830 के जुलाई के रिवोल्यूशन से ये बिल्कुल साफ साफ हो गया कि अब जुलाई रिवोल्यूशन जो है वो ब्रेक अवे बेल्जियम फ्रॉम नीदरलैंड्स। बेल्जियम नीदरलैंड से क्या अलग हो गया, बेल्जियम। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको, 1830 में वैसे ही अलग हो गया था, लेकिन इसको मान्यता मिली थी 1831 में। जैसे बड़े बड़े देश हैं जो फ्रांस है, रसिया है, या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इनके द्वारा मान्यता मिली इसको 1830 में। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, 1830 में ये अलग हो गया था बेल्जियम। तो जो लिबरलिस्ट के द्वारा है, जो सबसे पहला फेज है वो फ्रांस में शुरू होता है। और अब यहां पर आपको एक डायलॉग याद करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग है। वो डायलॉग क्या है, वो डायलॉग है किसका, ऑस्ट्रियन चांसलर, यानी वियना ट्रीटी हमने कब देखा, 1815 के अंदर। उसका होस्टेड बाय हूम, चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो ड्यूक मेटरनिक ने कहा, वंस ही सेड वेहिन फ्रांस स्नीजेस, वेहिन फ्रांस स्नीजेज, वेहिन फ्रांस स्नीजेज, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम लग जाती है। आप समझ लीजिए ये बात। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि अपहेल कहां से शुरू हुआ, 1830 में फ्रांस से। और फर्क कहां पर पड़ा है, फ्रांस से जो अपहेल शुरू हुआ, फर्क कहां पर पड़ा है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड से कौन अलग हो गया, बेल्जियम। समझ में आ रही बात। नीदरलैंड किसको फॉलो करते हैं, नीदरलैंड में जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी कौन से, प्रोटेस्टेंट, और नीचे कौन से हैं, कैथोलिक। देखिए हर धर्म के दो ही होते हैं ना, जैसे मुस्लिम सिया सुन्नी है, बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान महायान है, आपके जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर दिगंबर है, हिंदुओं के अंदर आपके वैष्णव है, शैव है। इसी प्रकार से जो क्रिश्चियनिटी है उसके भी दो पार्ट है, कौन कौन से हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। कैथोलिक वो हैं जो पुरानी विचारधारा को मानने वाले, प्रोटेस्टेंट वो है जो कहते हैं कि नयापन लेके आओ, रूढ़िवादी चीजों को फॉलो मत करो, चर्च के गुलाम मत बनो, अपना मेंटल रिवोल्यूशन करो, मानसिक क्रांति लाओ और सत्य की तर्क पर परखो चीजों को। तो वो है प्रोटेस्टेंट। तो यहां पर ये बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। अब अगला पार्ट देखेंगे मैं किसका, अगला पार्ट देखेंगे मैं कॉन्स्टेंटिनोपल, सॉरी ये टर्की। टर्की, अब देखिएगा टर्की में उस टाइम पर जो शासन है वो कौन सा, जो रियासत है वो किसकी है, ओटोमन एम्पायर की, ओटोमन एम्पायर। अब ओटोमन एम्पायर जो है इसका राज किस पर चल रहा है, ये है आपका ग्रीस। ग्रीस, ग्रीस ओटोमन एम्पायर का राज है ग्रीस पर। ये एक मुस्लिम राष्ट्र है, जबकि यहां पर ये जो लोग हैं ये ग्रीक्स हैं, ये यूरोप का पार्ट है। हालांकि टर्की भी यूरोप में आता है। तो इन लोगों को एक पीछे एक चीज चली जिसको कहते हैं रोमेंटिसिज्म। रोमेंटिसिज्म का मतलब होता है क्या, रोमानीवाद। आप इसको देख लीजिएगा बुक में, थोड़ा सा बता देता हूं। रोमेंटिसिज्म जो है उसके अंदर पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो क्या मानते हैं, दे डोंट बिलीव नेशनलिज्म और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट एंड साइंस। दे बिलीव इन मिस्टिकल थॉट्स, मिस्टिकल फीलिंग्स, इंट्यूशंस, है ना। तो क्योंकि आर्ट वाला बंदा है तो इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स में वो जाता है। पोएट्री, पेंटिंग्स, इनको मानता है वो। तो जो ग्रीस है, इनके लोगों ने, इनके जो पोएट्स हैं, इन लोगों ने एक किया कि राइटर्स, पोएट्स, दे प्लॉटेड दैट, दे लॉटेड दैट ग्रीस वाज अर्लियर क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोपीय सभ्यता जो उसका पालना है साहब, ये तो बच्चा जिसमें खेलता है पालने में, तो हमारा तो ऐसा बड़ी तगड़ी सभ्यता है जिसके अंदर पूरा यूरोप पला हुआ है। ये कौन है, हु इज दैट टू रूल ओवर ग्रीस दैट वाज इंडिपेंडेंट अर्लियर। तो इन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। तो पहला जो फेज है इनका विरोध का वो कब शुरू होता है, 1821 में। और 1821 में आते आते 1832 के अंदर जो ग्रीस है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्की जो है उसका आज का जो एक शहर है इस्तांबुल, देखिए इस जगह पर, ये पुराने जमाने में इस शहर को बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई। ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये लो जी। तो ग्रीस वॉज known as an independent nation with the Treaty of Constantinople in 1832. Remember my dear friends, don't forget and don't be confused that 1832 it was the date for the Greece as a recognition of the independent nation.
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड जॉल्वरिन हमने जो पढ़ा था वो कस्टम यूनियन, वो किसका था, वो 1834 का था, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1834 इज रिलेटेड टू जॉल्वरिन द कस्टम यूनियन, एंड 1832 इज द डेट रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय विच ग्रीस नॉन एज इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप बता देते हैं आपको, पोलैंड जो है इसके अंदर भी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि पोलैंड के अंदर जो भाषा है वो क्या है, पोलिश है। तो रसिया जो है इन्होंने पूरा बैन कर दिया कि देशद्रोह माना जाएगा अगर किसी ने पोलिश स्कूल में या वगैरह वगैरह में यूज की, तो हर जगह पर रसियन ऑफिशियल्स दे इम्पोज्ड रसियन लैंग्वेज इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, एवरीवेयर एल्स एज ए कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। तो पोलिश लोगों ने भी विरोध किया, हालांकि इसको दबा दिया गया था 1831 में, इट वॉज सप्रेस्ड एनी हाउ। तो ये है रसिया का भी, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। अब अपन आते हैं इसके अगले वाले पड़ाव पर। अच्छा, एक आपका जैसे रोमांटिसिज्म का मैंने नाम लिया, तो इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा एक कमेंट, वो है आपका जोहान गॉटफ्राइड, माफ कीजिएगा थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो इसी प्रकार से राइटिंग आई, आप समझ लीजिए, मैं बोल भी रहा हूं साथ में। जोहान गोटफ्राइड हर्डर, ये एक जर्मन पोएट है। इन्होंने कहा कि द ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द जर्मन पीपल। ठीक है, किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, कल्चर पर, क्योंकि मैंने कहा आपको कि जो रोमांटिसिज्म के अंदर जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनका इंट्यूशन, वो मिस्टिकल फीलिंग्स, कल्चर, हेरिटेज, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द जर्मन पीपल। तो ये आपसे एक लाइन में पूछ सकता है, जोहान गोटफ्राइड हर्डर। क्लियर। इसी प्रकार से ड्यूक मेटरनिच, वाइस चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, व्हाट ही सेड, ही सेड दैट फ्रांस रीजेस एंड द वॉल रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये दो कमेंट आप ध्यान रखिएगा। अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका विरोध है, लिबरलिस्ट के द्वारा जो विरोध चल रहा है, तो 1830 से शुरू होता है। 1830 में अलग अलग जगहों पर लोग विरोध करते हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स, आर्टिशियंस, जो मिडिल क्लास, जो एलाइट ग्रुप है, उनके द्वारा जो है विरोध होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो विरोध है ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका राज चल रहा है, बर्बन डायनेस्टी का। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, भाई इनको हटाओ यहाँ से। तो इसलिए जो लिबरलिस्ट, जो फ्रांस वाले, उन्होंने किसको हटा दिया, बर्बन जो किंग है उसको, और यहाँ पर किसको बैठा दिया गया है, लुइस फिलिपी। बस इतना से ध्यान रख लीजिए। 1830 के अंदर जो मिडिल क्लास है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, और अपने जगह के जो देश का जो राजा है लुइस फिलिपी, उसको इंस्टॉल किया जाता है। ओवरथ्रोन किसको कर दिया जाता है, बर्बन डायनेस्टी, क्योंकि बाहर का है। ओके, अब एक दौर ऐसा आता है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए 1848 यहां पर 1830 में जो आंदोलन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है कि जो फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं, लोगों को बड़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से उन्होंने विरोध किया, इनको बाहर बैठा दिया, ये अंदर आ गए। लेकिन धीरे धीरे दौर बढ़ता है 1848 के अंदर। अब इस बार जो आंदोलन किसके द्वारा किया जा रहा है, मिडिल क्लास के द्वारा नहीं। अब इस बार पुअर्स, पीजेंट्स, स्टार्विंग पीपल, आर्टिशियंस, सफर्ड, मतलब अलग अलग तरीके से जो भी लोगों को काम ही नहीं मिल रहा। और यहां पर बात ये नहीं है कि फूड प्राइसेस बढ़ गई है, या फूड ही नहीं है, समझ रहे, तो खाने पीने की एकदम हो गई शॉर्टेज। इस वजह से लोग आ गए सड़क पर। अब इन चीजों को देखते हुए हम अब बढ़ते हैं आगे। जो प्रोफेशनल्स, मिडिल क्लास, एलाइट जो है, उन लोगों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि हमें जो है एक नेशन स्टेट के तले एक डाइट की जरूरत है। डाइट का मतलब क्या होता है, एक नेशनल असेंबली की जरूरत है। तो इन्होंने इस वक्त, आपको बता दे रहा हूं, 1848 के अंदर जर्मनी में, और जर्मनी का भी क्या मानेंगे अपन, प्रसिया, इस जगह पर जो राजा थे उनका नाम था फ्रेडरिक। आप धैर्य के साथ इसको सुनिए, आपके काम की चीजें यहां पर। फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, देखिएगा ये राजा है।
अब जो मिडिल क्लास और ये लोग हैं, ये क्या चाहते हैं कि भाई एक नेशनल असेंबली हो जिसके थ्रू राज किया जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपना एक समूह बनाया और ये पैदल मार्च करते हुए और कहाँ पहुँचते हैं, फ्रैंकफर्ट शहर में। फ्रैंकफर्ट शहर में पहुँचते हैं। यहाँ पर ये अपने इलेक्टेड 831 लोगों के साथ जो फ्रैंकफर्ट शहर है उसके सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कितने लोग पहुँचे, 831 को। कब पहुँचे, 18 मई और 1848। ध्यान रखिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन करेगा राइट समथिंग अबाउट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, 18 मई 1848 को अपने एक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म के लिए, एक रिपब्लिकन जो चीज़ है उसके लिए फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च के अंदर इलेक्टेड 831 मेंबर्स, दे मार्च एंड दे रीच्ड देयर। राजा कौन है यहाँ पर, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। अब ये लोग जो अपना प्रपोजल है वो उसको देते हैं, इनके डेलीगेट्स इसको दे देते हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं आता। भाई कोई राजा कैसे चाहेगा कि मेरी सत्ता खत्म हो जाए और यहाँ पर डेमोक्रेसी या फिर जो नेशन स्टेट जैसी कोई चीज़ हो पार्लियामेंट की चले, वो तो नहीं चाहेगा। तो इसलिए इस आदमी ने अपने साथ कुछ और राजाओं को लेकर, क्योंकि मैंने कहा प्रसिया वॉज वन ऑफ द स्टेट नॉट वॉल जर्मनी, तो अलग अलग जो रियासतें थी उनके राजाओं एरिस्टोक्रेट्स को लेकर इस बंदे ने इनके इस मार्च को कुचल दिया, जो प्रपोजल उसको फाड़ दिया, और जो असेंबली थी वो क्या हो गई, डिसबैंड। असेंबली क्या हो गई, डिसबैंड। यानी नेशनल असेंबली के थ्रू ये देश को चलाना चाह रहे हैं, ये प्रपोजल इनके सामने रखा जा रहा है, चूंकि ये ताकतवर है प्रसिया उस टाइम पर, तो ये इसको फाड़ देते हैं। अब इनके साथ में एरिस्टोक्रेट भी है, एरिस्टोक्रेट्स भी इनके साथ में, प्लस इनको समर्थन एक और चीज का था जिनको बोलते हैं लार्ज लैंड ओनर्स। इसको ध्यान रखिएगा वर्ड को, लार्ज लैंड ओनर्स, इसी को क्या कहते हैं, जंकर्स। आपको पूछ लिया जा सकता है जंकर्स किसको कहा, तो किसको कहा, लार्ज लैंड ओनर्स को। बड़े जो लैंड ओनर्स हैं, जमींदार, उनको क्या कहते थे, जंकर्स। तो इनका एरिस्टोक्रेट्स का समर्थन किसको है, इस रजवाड़े सिस्टम को है। तो इसलिए जो नेशनल असेंबली के लिए जो ये 831 लोग आए हैं, ये इनको कुचला गया, इनकी मांगों को फाड़ दिया गया और ये असेंबली जो डिसबैंड हो गई, यानी बिखर गई। ओके, अब इस असेंबली के अंदर थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे वुमेन स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं, तो वुमेन स्ट्रगल का ये था कि उनको वोटिंग पावर नहीं था। वुमेन जो है दे अलाउड ओनली एज ए विजिटर्स, दे वर नॉट प्रोवाइडेड द राइट टू वोट, ठीक है। तो जबकि महिलाओं ने दे पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल्स, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, दे फॉर्म देयर एसोसिएशन, दे रिलीज देयर न्यूज़पेपर्स, दे रेज देयर वॉइसेस against the despotic ruling or monarch system, but in the Frankfurt Parliament they were only allowed as the visitors, not provided the right to vote, ठीक है ना। इसके अंदर वोट देने के अधिकार से वंचित थी। अब यहां तक इतना किस्सा इसका हो गया खत्म। अब देखिए 1861 में, 1861 में, 1861 में ये भाई साहब जो है ये मर जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे देख रहे होंगे कि राजा तो कोई बना, पहले कोई और था, तो ये राजा तो ये तो मर जाता है। अब इसकी जगह एक दूसरा राजा बनता है, केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट, ये आदमी थोड़ा सा अनाड़ी टाइप आदमी था, मतलब इतना कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, लेकिन इस आदमी के अंदर एक बड़ी क्वालिटी थी, ही हैड द फोरसाइटेडनेस टू फिगर आउट ए पीपल, यानी जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पहचान लेना कि इसमें ये गुण होता है, तो इस आदमी को ये बड़ी कला थी। तो इस आदमी ने अपना जो वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर, ये किसको बनाया, ओटो वॉन बिस्मार्क को, ओटो वॉन बिस्मार्क को, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क कहां से थे, प्रसिया से थे। प्रसिया का जो ओटो वॉन बिस्मार्क है, इसको केसर विलियम फर्स्ट ने क्या बनाया, वाइस चांसलर। चूंकि जर्मनी को अगर यूनिफाइड करना है, तो केसर विलियम फर्स्ट को यह बात पता चल गई थी कि यूनिफिकेशन के बिना तो पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने अगर टुकड़ों में रहेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है। और यूनिफिकेशन का काम किसके कंधे पर आ गया, प्रसिया के ऊपर। और प्रसिया का राजा कौन था, केसर विलियम फर्स्ट। क्यों थे, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई 1861 में। तो इसने वाइस चांसलर इसको, ही वॉज ए वेरी डिप्लोमेटिक,
स्ट्रेटेजिक एंड ग्रेट पॉलिटिशियन कौन था? ओटो वोन बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, ओटो वोन बिस्मार्क यूज्ड अप्लाइड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन का मतलब होती है तलवार, और इसने अपनी आयरन एंड ब्लड यानी खून, और आयरन का मतलब तलवार कि मरो और मारो, और इसने अपनी तलवार से फाड़ दिया जी सबको। फाड़ने का मतलब क्या है? फाड़ दिया, और क्या है? फाड़ दिया। इसने फ्रांस को फाड़ा, इसने ऑस्ट्रिया को फाड़ा, और इसने डेनमार्क को फाड़ा। समझ रहे हैं? तो फाड़ दिया। अब ये चीजें आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनको याद रखिएगा, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम के अंदर। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी यूज्ड वाज द ओटो वोन बिस्मार्क। ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ प्रसिया, हु अपॉइंटेड केसर विलियम फर्स्ट। अब देखिएगा 7 सालों तक 3 युद्ध लड़े। किसने? प्रसिया ने। लीडरशिप प्रसिया की, बाकी हेल्प तो मान लीजिए अपने ले रही है जो साथ वालों की। 7 सालों में 3 लड़ाई लड़ी। किस किस के खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ और डेनमार्क के खिलाफ। एंड अल्टीमेटली रिमेन वॉर। तो इस तरीके से जर्मन का यूनिफिकेशन होता है 1871 के अंदर। 1871 में विद द डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में ओटो वोन बिस्मार्क की जो कमांडिंग के अंदर, केसर विलियम फर्स्ट की लीडरशिप के अंदर जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है? 1871 के अंदर। एंड केसर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। तो ये इसकी छोटी सी बात थी। अब अपन देख लेते हैं इटली यूनिफिकेशन। थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर देख रहा हूं, तो आप देखिएगा आपके कितना समझ में आ रहा है, बाद में बताइएगा। अब है इटली यूनिफिकेशन। देखिएगा इटली यूनिफिकेशन के अंदर क्या है ना, हालांकि तो उधर चित्र बनाया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर एक और बना देता हूं अलग से। अब देखिएगा, इटली वॉज स्केटर्ड इंटू 7 डिफरेंट स्टेट्स, बिग स्टेट्स। देखिए नेपोलियन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन इन्वेशन, नेपोलियन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, नॉर्थ इटाली, मिडिल इटाली एंड सदर्न इटाली। नॉर्थ इटाली उसके अंदर कौन है? हैब्सबर्ग डायनेस्टी है, ये देखिएगा हैब्सबर्ग डायनेस्टी है। और मिडिल पार्ट दैट वाज रूल्ड बाय द पोप, और इट वाज नोन एज द पेपल सिटी, यानी पोप का जहां पर अधिकार था वो मिडिल पार्ट है। और सदर्न पार्ट के अंदर किसका अधिकार था? बर्बन डायनेस्टी का। तो 3 पार्ट में इसने नेपोलियन बांटा, लेकिन इसके 7 मेजर स्टेट्स थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 सर्डिनिया पिडमोंट। सर्डिनिया पिडमोंट, इट वाज द ओनली टेरिटरी दैट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। यानी इटली के जो राजशाही जो रूलिंग जो टेरिटरी है वो सिर्फ खाली एक थी, वो कौन थी? सर्डिनिया पिडमोंट। ठीक है, ये इसके ऊपर कोर्सिका है। देखिए कोर्सिका का थोड़ा सा बता दूं आपको। कोर्सिका जो यहीं पर नेपोलियन का जन्म होता है, और नेपोलियन के जन्म के समय ही ये फ्रांस को दे दिया जाता है। तो यहां पर जन्म होता है, इसका मतलब फ्रांस में माना गया ना। तो सर्डिनिया पिडमोंट एक हो गया। इसके बाद में लोम्बार्डी, ये इसका दूसरा बड़ा स्टेट है। फिर विनेशिया, ये इसका तीसरा बड़ा स्टेट है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। चौथा पार्मा, ये इसका 4th बड़ा स्टेट है। मोडेना 5वां बड़ा स्टेट है। नेपल्स 6वां बड़ा स्टेट है। और 7वें है सिसिलीज। ये जो आप 2 देख रहे हैं इनको बोलते हैं सिसिलीज। सिसिलीज जो है वो मेडिटेरेनियन सी के सबसे बड़े जो आइलैंड्स हैं, जो पेनिनसुला के अंदर आते हैं। अब इन 7 राज्यों में इटली बटा हुआ है। अब यहां पर अपन इसको देखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? ऊपर किसका अधिकार है? नॉर्थ के अंदर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी का, हैब्सबर्ग डायनेस्टी का। और 2 सिसिलीज है, इसके ऊपर किसका अधिकार है? स्पेन की बर्बन डायनेस्टी का। ये 2 सिसिलीज पर किसका अधिकार हो गया? बर्बन डायनेस्टी का। ओके, और मिडिल पार्ट है वो पोप के द्वारा है, लेकिन यहां पर आपका क्या आ गया? सर्डिनिया पिडमोंट। ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं, जैसे अभी भी मैंने जो बोला जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर, तो थोड़ा सा एक नाम वो रह गया था, वो ध्यान रखिएगा। ओटो वोन बिस्मार्क था। ओटो वोन बिस्मार्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ही वाज अपॉइंटेड एज ए चांसलर एंड ही वाज द सीएम, चीफ मिनिस्टर भी वही था। अब इटली के अंदर क्या क्या सिस्टम है देखिएगा। इटली के अंदर सीएम है एक। सीएम कौन है? काउंट कैमिलो डी कावर। आप शॉर्ट में कावर भी याद कर सकते हैं। सीएम कौन है? काउंट कैमिलो डी कावर। इसका नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ही वॉज नॉट ए डेमोक्रेट और नॉट ए रिवोल्यूशनरी। ना ही तो ये कोई क्रांतिकारी आदमी है और ना ही ये कोई वो डेमोक्रेटिक जो रिवोल्यूशनरी जो उनके अंदर है। फिर क्या था? डिप्लोमेसी इसकी भी ओटो वोन बिस्मार्क के तरीके से, इसलिए इसको क्या अपॉइंट किया गया?
सीएम के तौर पर। हम कुछ नाम देख लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में जब पूछेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके बारे में आप ये लिखेंगे कि 1859 में, कब 1859 में इसकी डिप्लोमेसी ये थी, यहां इटली देखिएगा, इसकी डिप्लोमेसी के कारण से ऑस्ट्रिया से इटली लड़ता है, जबकि फ्रांस से पैक्ट होता है। आप समझिए बात को, ताकतवर देश को इसने दोस्त बनाया अपनी डिप्लोमेसी से और छोटा देश से उसको मारा। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया, सरडिनिया पिडमेंट ने, जो कि एकमात्र इसका प्रिंसली स्टेट है। अब यहीं से कौन आता है आपका, जो आगे चलकर राजा बनेगा, इसका राजा कौन बनता है, वो यहीं से ही है, जो राजघराना है वो। इसके राजघराने का जो कौन आदमी है, इमेनुअल विक्टर सेकंड, ये इसका राजा बनेगा आगे चलकर। अब 1859 आ गया, अब अपन चलते हैं 1800, तो मिडिल पार्ट हो गया क्लियर, क्योंकि मिडिल पार्ट पर इसका अधिकार हो गया, ऊपर वाले पार्ट को इसने कर लिया है। अब एक आदमी का नाम आपको ध्यान रखना है, GIUSEPPE, जूसेपे गेरिबाल्डी। गेरिबाल्टी, कुएं में गेरिबाल्टी, तो जूसेपे गेरिबाल्डी। तो जूसेपे गेरिबाल्डी जो इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, सदर्न इटली के अंदर। सदर्न इटली के अंदर कौन है, बार बार से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ बोलिए, सदर्न इटली दैट इज हैविंग 2 सिसिलीज, ओके, 2 सिसिलीज एंड 2 सिसिलीज ऑक्यूपाइड बाय द बर्बन डायनेस्टी। तो यहां पर मिस्टर जूसेपे मैज़िनी, इनसे एक चीज और जुड़ी होती है, रेड कोट गैंग। रेड कोट गैंग, रेड कोट गैंग का मतलब क्या होता है, लाल कुर्ती गैंग, लाल ड्रेस पहन रखी जैसे अंग्रेज पहनते थे। तो रेड कोट गैंग का संबंध किससे, जूसेपे गैरिबाल्डी से। जूसेपे गैरिबाल्डी विद हिज hundreds armed volunteers moved towards the south of Italy, इटली के दक्षिण भाग में आते हैं, एंड took support of local and peasants and other कॉमन पीपल। तो इन लोगों का, दक्षिण वाले लोगों का इनको सपोर्ट मिलता है, और ये बर्बन डायनेस्टी जो है इसको ठोक के भगा देता, बोला अपनी जगह जाओ वापिस, अपने अपने घर में रहो। तो इस प्रकार से 1860 के अंदर इसके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया। यानी जो सदर्न इटली जो मुख्य तौर पर क्या भाग है, इसके अंदर 2 सिसिलीज है, ये भी आजाद, मिडिल पार्ट और ये वाला आजाद। अब इसके अंदर कितने कैरेक्टर आपने पढ़ लिए हैं, आपने कैरेक्टर पढ़ा इमेनुअल विक्टर का, आपने कैरेक्टर पढ़ा काउंट कैमिलो डी कावर का, सीएम कौन है, काउंट कैमिलो डी कावर। आर्म्ड वॉलंटियर फोर्स किसकी है, जूसेपे गैरिबाल्डी की। जूसेपे गैरिबाल्डी कहां पर अपना अहम योगदान देता है, सदर्न पार्ट के अंदर। और 1861 में, ध्यान रखिएगा इसको, 1861 के अंदर इटली यूनिफाइड हो जाता है, यानी इटली गॉट यूनिफाइड इन द ईयर 1861 एंड इमेनुअल विक्टर सेकंड कहां के हैं, सरडिनिया पिडमेंट, जो एकमात्र राजघराना है। इमेनुअल विक्टर सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली। समझ में आ गई बात। अब देखो थोड़ी सी एक चीज और बताता हूं आपको। अब कई भोले भाले बच्चे होते हैं, उनको बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो उनका कंफ्यूज मिटा देता हूं। देखिए जर्मनी के अंदर राजा कौन बना, केसर विलियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं फर्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और इटली का राजा कौन बन रहा है, इमेनुअल विक्टर। अब देखो इस पूरे नाम में कहीं पर भी टी है क्या, नहीं है। इस पूरे नाम में टी है क्या, ये रहा। इटली में टी आता है क्या, बिल्कुल आता है सर। तो इटली में कौन आएगा, जो टी वाला आएगा। तो इमेनुअल विक्टर ये किसका है, इटली का है। जो बच गया वो किसका है, जर्मनी का है। बात खत्म। अब इटली के अंदर एक नाम और ध्यान रखना आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या नाम है भैया, वो एक फिलोसोफर का नाम है, एक दार्शनिक का नाम है, जिनका नाम है, अपने मन में याद कीजिए अगर आपको नाम याद है तो। वो नाम है भैया फिर से GIUSEPPE, जूसेपे और मैज़िनी। जूसेपे मैज़िनी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो नॉर्दर्न पार्ट, मैंने भी बताया आपको कि 3rd लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनेवा। देखिए एक जिनेवा होता है, जेनेवा वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जहां पर आपके UN, WHO, UNO इनके हेडक्वार्टर है। ये जिनोवा है, ये मेट्रोपॉलिटन, जैसे हमारा कोलकाता है, मुंबई है। इस तरीके से इटली का तीसरा बड़ा नंबर का ये शहर है। 1807 के अंदर, 1807 के अंदर मैज़िनी बोर्न इन जिनोवा। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी। देखिए कार्बोनेरी क्या भाई, पूछ लिया जाए आपको तो कार्बोनेरी सर क्या है, कार्बोनेरी वाज ए सीक्रेट सोसाइटी। जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी, आजाद हिंद फौज के वो सदस्य थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये भी कार्बोनेरी भी सीक्रेट सोसाइटी थी। क्यों थी भाई, क्योंकि इटली को यूनिफाइड करना है। अलग अलग लोगों के राज चल रहे हैं, अगर खुलकर आपने विरोध किया तहस नहस कर दिए जाएंगे आप, तो इसलिए छुप जाइए। तो ही वॉज ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी। तो कार्बोनेरी क्या होगी, सीक्रेट सोसाइटी। अब देखिएगा एट द एज ऑफ 24,
24 साल की उम्र में, यानी कि लगभग 1831 के अंदर, 31 ही होगा ना, 10 से 7 17 है ना, इतना ही हुआ। तो इसके अंदर इस आदमी को एक्साइल कर दिया गया क्योंकि इसने लिगुरिया के अंदर कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है, फिर ये है। अब इसके अलावा he became a member of secret society and along with that he formed 2 more societies। इसने खुद ने भी फॉर्म की, formed 2 society secret societies। कौन कौन सी थी? यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली इन यंग यूरोप। यंग इटली कहां पर? मार्सिलीज में, और यंग यूरोप इन बर्न। अब देखिए गजब की बात, देखिए क्या है, आपको बताता हूं। जो यंग इटली मार्सिलीज है, मार्सिलीज इटली में, अब बंदा इटली का है लेकिन स्थापना कहां कर रहा है? मार्सिलीज। मार्सिलीज कहां है? फ्रांस के अंदर, ये है मार्सिलीज। और बर्न कहां पर है? ये भी इटली में नहीं है, बर्न यहां पर है। तो इतना चालाक आदमी था। तो ही फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। जूसेफे मैसिनी 1830 he took a coherent program to or provide a coherent program to put together the whole Italy, okay, together, and he intended that the God, he proclaimed that God intended the nations टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। यानी उसने ये कहा कि जो देश है वो कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, एक जीता जागता एक स्वरूप है, पुरुष है, यानी इंसान है। तो आप इसको एक बना के रखिए। तो जूसेफे मैजिनी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम पीछे से पोइट्स और लेखक और इनके बारे में पढ़ ही रहे। अब हम इसका एक लास्ट यूनिफिकेशन और देख लेते हैं, और वो है आपका किसका? ब्रिटेन का। देखिएगा, देखिए ब्रिटेन इस तरीके से बटा हुआ है। अब देखिएगा, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का क्या नाम आ गया? स्कॉटलैंड। इसके बाद में यहां पर आ गया आपका वेल्स, और ये आ गया आपका इंग्लैंड, ठीक है, और इधर आपका आ गया आयरलैंड। अब देखिए, इसके अंदर कुछ ज़्यादा याद नहीं करना आपको, 3-4 डेट याद रखनी है। 1688 सबसे पहली महत्वपूर्ण डेट। 1688 में इंग्लैंड जो है, क्योंकि इंग्लैंड देखिए पावरफुल था, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और हर चीज़ के अंदर ये ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था, फ्लोरिश भी था। तो इसने एक अपनी जो मोनार्क सिस्टम है उसको सीज कर दिया, अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट करके, और मोनार्क सिस्टम है उसको सीज कर दिया, और एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट का नाम क्या था? द एक्ट ऑफ यूनियन। द एक्ट ऑफ यूनियन। और इस एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब ये था कि इसको अधिकार मिल गया कि इस सबको यूनिफाइड करने का। तो एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? 1707 में। क्या हुआ इससे? इस एक्ट ऑफ यूनियन से इंग्लैंड became more powerful that it could merge Scotland according to the Act of Union। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इसको इतना अधिकार मिल गया कि वो अब स्कॉटलैंड को और इनको अपने साथ में ले सकता है, और उसने लिया भी। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा वो किसको मिला लेता है? स्कॉटलैंड को। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं। स्कॉटलैंड आपका ये रहा। अब स्कॉटलैंड के अगर जैसे बेल्जियम के हमने पार्ट देखे, वैसे इसके भी 2 पार्ट है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैथोलिक्स का है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा अलग है। ये जो कैथोलिक्स है, क्योंकि है तो सारे क्रिश्चियन ही, इन लोगों का एक कल्चर है, इसको बोलते हैं मैग्यार कल्चर। क्या बोलते हैं? मैग्यार कल्चर। अब सॉरी, मैग्यार कल्चर नहीं, गैलिक कल्चर है। यानी ये जो हाईलैंड, जो स्कॉटलैंड वाले हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं?
गैलिक लैंग्वेज बोलते हैं। कल्चर में क्या है इनके, गैलिक कल्चर है। तो ये बार बार अपने आप को फ्रीड करने के लिए इन पर प्रेशर डालते रहे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करते रहे, लेकिन इंग्लैंड ने इन सबको, इनको इवन ये भी कह दिया कि आप अपनी लोकल जो क्षेत्रीय जो भाषा है, ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज, जो वीरिंग्स है, ड्रेसेस हैं, नहीं पहनोगे। लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलेगी। सब पर थोप दिया गया क्या, इंग्लिश, इंग्लिश एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से कुचल दिया गया स्कॉटलैंड को और इसको मर्ज कर लिया गया 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। स्कॉटलैंड किसमें मर्ज हो गया, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ दिख रहा है, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से स्कॉटलैंड को इसमें मिला लिया गया, किसमें, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद एक डेट आपको ध्यान रखनी है 1801 की। 1801 के अंदर इन्होंने क्या करा कि आयरलैंड जो है वो दो भागों में बट रखा था। इसका एक भाग है वो कैथोलिक वाला है, कैथोलिक्स को मानने वाला यानी पुरानी विचारधारा वाला, और दूसरा जो है प्रोटेस्टेंट का है। इंग्लिश जो है इन्होंने किसका सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट को इन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो ये इनके फेवर में आ गए। इस प्रकार से फोर्सिबली आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1801 एंड द यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कंप्लीटेड। तो ब्रिटिश आइल्स जो है, इसको पूरे को ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश आइल्स। इसके अंदर कौन कौन हो गए, आपके ईरिश हो गए, वेल्स हो गए, इंग्लिश हो गए और स्कॉटिश हो गए। इन सब का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो 1688 में क्या हो गया, इसने पार्लियामेंट्री को फॉर्म को बढ़ाया और जो मोनार्क का जो पावर है उसको सीज कर दिया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा इन्होंने स्कॉटलैंड को मिला लिया और 1801 के अंदर प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया एंड अपोज्ड कैथोलिक्स, एंड इन दिस वे फोर्सिबली Ireland was incorporated in the year 1804 in the group of the United Kingdom of Great Britain. Thus, the unification of Great Britain completed. अब देखिए इसके बाद में हम एक छोटी सी चीज और देखते हैं। देखो बेटा, दो लैंग्वेज है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जैसे स्कॉटलैंड और दूसरा है हंगरी। अब स्कॉटलैंड के अंदर देखिएगा मैग्यार एक भाषा का नाम है। इसी प्रकार से गैलिक, ये एक भाषा का नाम है। अब देखो समझिए, हंगरी का मतलब भूखा, जो भूखा है वो मांगता है। हंगरी मांगेगा, तो हंगरी में कौन सी भाषा हो गई, मैग्यार, मांगने वाला हंगरी है। स्कॉटलैंड, गैलिक किसको बोलते हैं, गैलिक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं गाइलिक, गाली, जो गाली दे उसको कुट्टो, गाली दे उसको टो स्कॉटलैंड, तो गाली दे उसको स्कॉटलैंड, समझ रहे हैं, गाली इसको कुट्टो तो स्कॉटलैंड। तो गैलिक लैंग्वेज किससे संबंधित होगी, स्कॉटलैंड से। अब एग्जाम में कंफ्यूज होते तो इसको ध्यान रखना, उस टाइम पर गैली दे उसको, गाली दे उसको कुट्टो, इसको कुट्टो स्कॉटलैंड हो गया, और हंगरी वो मांगेगा। तो मैग्यार लैंग्वेज किससे एसोसिएटेड, आपको पूछ लेगा मैग्यार लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो आपको स्कॉटलैंड ये दे देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको बता दिया, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, एक ये रूस हो गया, इधर आपका ग्रीस मैंने बनाया, इधर आपका टर्की बनाया। इसके बीच में काफी सारे जो देश हैं, जैसे रोमानिया है, स्लोवानिया है, स्लोवेकिया है, क्रोएटिया है, बोस्निया है, आपका ये इन सारे के सारे कंट्रीज जो हैं, इनको एक साथ कलेक्टिवली दीज वर नोन एज द बाल्कन रीजन्स। क्या बोलते थे इनको, बाल्कन रीजन्स। तो बाल्कन रीजन्स के अंदर जो विरोध है वो कब होता है, 1871। क्यों हुआ बता देते हैं आपको। एथेंस सिटी सबकी अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबका वेयरिंग अलग है, सबका फूड सब कुछ चीजें अलग है। अब जैसे जैसे ग्रीस के अंदर जैसे उनके सेंटीमेंट जागे, वैसे इनके भी सेंटीमेंट जागे। कभी तो हम इंडिपेंडेंट थे, कभी तो हम आजाद थे, हमारे ऊपर सबकी नजर है, इनके ऊपर बाल्कन रीजन सबकी नजर है। जर्मनी की है, फ्रांस की है, ब्रिटेन की है ना, रशिया की है, पोलैंड की है, ऑस्ट्रिया की है, क्योंकि जितना भी क्षेत्र मिले बढ़िया है, आप रिसोर्सेज को दोहन करके अपने आप को तो डेवलप कर ही सकते हो ना। तो इन लोगों ने यहाँ पर विरोध होता है, वो कब होता है, 1871 में। और बाल्कन रीजन्स दे कलेक्टिवली नोन एज स्लेव्स, इनको स्लेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही है और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। अब इसके लास्ट पॉइंट है, जैसे जर्मानिया। अब हमारे यहाँ पर जैसे भारत माता है, भारत देश को एक महिला का चित्र दिया गया। इसी प्रकार से जो रोमांटिसिज्म के टाइम पर जो 19th सेंचुरी है, जब नेशनलिज्म के दौर के अंदर यूरोपियन जो पोइट्स और जो राइटर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, उन्होंने एक सोचा कि क्या करें ऐसा कुछ कि देश को एक यूनिफिकेशन में, यूनिफाइड कंट्री के रूप में दिखा सके। तो जर्मनी वाले जो है उन्होंने एक नाम दिखाया, जर्मानिया। अब जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा सारा पेड़ सा होता है, ऐसे हीरो, जैसे अपना नीम बेनियन ट्री है, वैसे बड़ा बड़ा सारा ट्री है। तो इसके पत्ते, एक लेडी है उसके सिर के अंदर वो एक लीव्स है, तो हीरोइज्म भी
जो राजा है वो क्या पहनता है, पत्ते पे जो मुकुट पहनता है। तो इस महिला ने जर्मानिया, जो इसको महिला का जो जर्मनी कंट्री के रूप में किसको एलिगोरी के रूप में पोर्ट्रेट किया गया, जर्मानिया को। तो जर्मानिया जर्मनी से रिलेटेड है और इन्होंने ओएक लीव्स के जो पत्ते हैं उनका मुकुट पहना है। तो ओएक लीव्स क्या दिखाती है, हीरोइज्म, वीरता की निशानी यानी सुपर। इसी के साथ में इनके हाथ में स्वॉर्ड भी है जो लड़ाई करने के लिए, रेडीनेस फॉर फाइट। इसके साथ में ही तलवारें जो उसके ऊपर से ब्रांच जो लिपटी हुई है, शाखाएं लिपटी हुई है, तो इसका मतलब हम पीस को भी चाहते हैं। इसके अलावा ब्रोकन चेन्स, टूटी हुई जंजीरें, भाई किसी को जकड़ रखा हो तो बांधा हुआ है और उसको फ्रीड करे, टूटी जंजीरें क्या शो करती, आजादी। इसी प्रकार से जो फीदर्स, स्ट्रेंथ, बाज के जो फीदर्स है वो स्ट्रेंथ, ठीक है, या जो शील्ड होती है, कवच, उसको शील्ड। इसी प्रकार तो जर्मानिया किससे एसोसिएटेड हो गई, एलिगोरी है। एलिगोरी ध्यान ना किसका, किसी को मतलब प्रतिमूर्ति, किसी की प्रतिमूर्ति बनाना, उसको एलिगोरी कहते हैं। इसी प्रकार से जो फ्रांस है, फ्रांस का एक पॉपुलर नाम है क्रिस्टियाना मेरियाने। तो फ्रांस के अंदर जो एलिगोरी वो किसकी बनी, मेरियाने की। अब मेरियाने जो है ना वो एक तरीके की जेलर है। जेलर क्या है, जेलर। इनके सिर के अंदर लाल टोपी है, उसके अंदर कोकेट लगा हुआ है, ये तो जेलर है, ये तो जेलर है, ये तो जेलर है। जे फॉर जस्टिस, जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, आर फॉर रिपब्लिक, ठीक है, आर फॉर रिपब्लिक। ये लो भैया, मेरियाने जो है उसको क्या चीज शो की है, उसका जो फीचर है, उसके एट्रीब्यूट से वो क्या क्या है, जेलर है। जेलर का मतलब जस्टिस, आजादी, जस्टिस मतलब न्याय, एल फॉर लिबर्टी, आजादी, गणतंत्र, हो गया। अब इसके बाद में इसका लास्ट पार्ट अपन देखते हैं, उसको मैं सिर्फ बोलूंगा। एक आपका आ गया इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म बता चुका हूं, लव टुवर्ड्स द नेशन, डेवोशन टुवर्ड्स द नेशन, रेडी टू फाइट फॉर द नेशन। ये जो भावना है, इमोशंस जो देश के लिए, उसको क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। इसी प्रकार से इंपीरियलिज्म, 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 इंपीरियलिज्म का मतलब बताओ साम्राज्यवाद। जैसे ए पावरफुल कंट्री ऑक्यूपाई ए country economically and politically. A powerful country got succeeded in put its dominance over a country, other country politically and economically. It is known as imperialism. किसी देश का दूसरे देश के ऊपर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिकार होना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। एक दो बार आप फिर से देखना इसको, आपके और समझ में आएगा। और यहीं पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा एक रैपिड फायर के तौर से लिया था। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो डेफिनेटली अपना मैसेज लिखकर आप बताइएगा, तो इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। अपना इंप्रेशन दीजिए और मैसेज में जरूर लिख के बताएं अगर आपको डिटेल से हर चीज को पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए फिर वीडियो ज्यादा लंबे होंगे। तो आप जरूर मैसेज करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।